सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास 4th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में हम व्याकरण देखते हैं। पाठ 1, पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। कल आपने भाषा और बोली के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि भाषा को सीखने के कुछ निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने की कला को लिपि कहा जाता है। कोई भी भाषा हो, आपको लिखने के लिए कुछ न कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। उन चिन्हों को जब हम नियमबद्ध करके लिखते हैं तो वह भाषा का रूप लेता है। तो वो भाषा का रूप लेता है तो हम उस लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है या कला होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारे देश में या संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीनी है, अंग्रेजी है, आपके नेपाली है, उर्दू है, फारसी है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी आपके बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु संविधान ने 14 सितंबर 1949 को आपके 22 भाषाओं को मान्यता दी है। पहले आपकी 18 भाषाओं को दी थी, बाद में 4 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया। इस तरह से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई और उनमें से कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस तरह से हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। देखिए, पहले एक तरफ भाषा है और दूसरी तरफ लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की है देवनागरी, तमिल की लिपि है तमिल, पंजाबी की गुरुमुखी, तेलुगु भाषा की लिपि है आपके तेलुगु, मलयालम की है मलयालम, कोंकणी की है देवनागरी, ओडिया की है ओडिया, मराठी की है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, फ्रेंच की है रोमन, उर्दू की है फारसी, जर्मन की है रोमन, अरबी की है फारसी, कन्नड़ की कन्नड़, कश्मीरी की देवनागरी। तो हम इस तरह देखते हैं बहुत सारी भाषाओं की बहुत सारी लिपि होती है। अनेक भाषाएं होती हैं और उनको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, मराठी गुजराती की भी देवनागरी है, तमिल की भी तमिल है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखा जाता है, तेलुगु की लिपि तेलुगु है, मलयालम की मलयालम है, कोंकणी की देवनागरी है, ओडिया की ओडिया, मराठी की मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, उर्दू की फारसी, जर्मन की रोमन, अरबी की फारसी, कन्नड़ की कन्नड़, कश्मीरी देवनागरी लिपि है। तो हम इस तरह से देखते हैं किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब हम देखेंगे व्याकरण कि व्याकरण हमारे क्या काम आता है। किसी भी पुस्तक को लिखने के लिए या साहित्य विधा को लिखने के लिए, किसी भी भाषा का ज्ञान करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भाषा को जब हम तब तक नहीं पढ़ सकते सही ढंग से जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। व्याकरण का ज्ञान होने के बाद ही हम किसी पुस्तक को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एवं बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी परिभाषा बनती है व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। क्योंकि किसी भी साहित्य को, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें शुद्ध बोलना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है और शुद्ध पढ़ना जरूरी है। और ये तभी संभव है जब हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि हमारे नियम ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। जैसे आप बोलते हो
मेरे को पेन दो, तो ये गलत है। दूसरा आदमी समझ जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है या कोई ग्रामीण अंचल से वो अपनी भाषा बोल रहा है। किंतु यदि आप कहोगे मुझे पेन दीजिए या मुझे पेन चाहिए, तो लगता है कि आप पढ़े लिखे हो और आपको व्याकरण का ज्ञान है। तो हम देखते हैं हमें पढ़ा लिखा लिखने लगने के लिए, अच्छा बनने के लिए, साहित्य संबंधी ज्ञान रखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी विषय पढ़ते हो तो आप तब तक उसको सही नहीं पढ़ सकते जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। आप अगर शुद्ध बोलोगे तो उसको शुद्ध लिखोगे और शुद्ध लिखोगे तो शुद्ध ही पढ़ोगे। तब इसीलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हम वापस देखते हैं कि व्याकरण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। व्याकरण है शुद्ध बोलने का नियम। शुद्ध बोलने के नियम के शास्त्र को हम क्या कहते हैं? आपके व्याकरण कहते हैं। तो परिभाषा बनती है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग। तो हम देखते हैं कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, ये तीन चीज़ें आती हैं। हमें व्याकरण के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। तीन चीज़ आती है, इसलिए हम व्याकरण के तीन अंग करते हैं। क्योंकि भाषा में सबसे पहले आपके वर्ण आता है। जब हम वर्ण आप सीख जाते हैं और वर्णों का सार्थक समूह बना लेते हैं तो फिर उसका शब्द बन जाता है। शब्दों का सार्थक समूह बनाते हैं क्रमबद्ध, तो वह वाक्य बनता है। इस तरह से व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के हम कितने अंग मानते हैं? तीन अंग मानते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। और व्याकरण के इसीलिए हम तीन अंगों पर विचार करते हैं। पहले पर वर्ण पे विचार करते हैं, फिर शब्द पे विचार करते हैं, फिर वाक्य पे विचार करते हैं। और इस तरह से हमारी इन तीनों को मिलाकर बनती है भाषा। पूर्ण रूप से हमारी भाषा बन जाती है। जब हम वर्ण पे विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके भेद क्या हैं और इनके आपके बोलने का क्या ढंग है। शब्द पे विचार करते हैं, देखते हैं शब्द किस तरह से बना, शब्द के भेद कितने हैं, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाए, इनका रूपांतरण किस तरह के तरीके से किया जाए। रूपांतरण माने होता है बदलाव। वाक्य विचार, फिर हम वाक्यों पे विचार करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि व्याकरण के तीन अंग होते हैं और तीनों अंगों पर हम विचार करके एक भाषा का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की मूल इकाई को, मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। मूल माने क्या होता है? जड़। मूल माने क्या होता है? जड़ या प्रारंभिक। भाषा को बोलने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है वर्ण की। तो हम सबसे पहले इस पे विचार करते हैं कि वर्ण कैसा होता है वर्ण। तो आपके जैसे सबसे पहले हम ध्वनि जो उत्पन्न करते हैं, जैसे मान लीजिए ए, तो ये क्या है? आपके वर्ण है। ये क्या है? आपके वर्ण। क है, ये क्या है? आपके वर्ण। क्योंकि क को हम बिना व्यंजन के नहीं बोल सकते, तो ये क्या हुआ? आपके क वर्ण हो गया। इसी तरह से यदि आपको कमल बोलना है, कमल, तो हमारी ध्वनि इस प्रकार से उत्पन्न होती है क प्लस ए प्लस मैं प्लस ले
फिर जाके शब्द बनता है। वर्णों का जो समूह है वो आपके शब्द बनाता है। वर्णों का सार्थक समूह है वो जाके शब्द बनाता है। तो पहले आपको क्या चाहिए? भाषा के लिए आपको वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। फिर हम इसके बारे में देखते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण भेद, वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इनको मिलाकर बनती है हमारी अक्षर माला। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? अक्षर माला। तो वर्णों में जो ध्वनि होती है उसको तो हम बोलते हैं वर्ण। जब लिखते हैं तो वो अक्षर हो जाते हैं, किंतु वो भी वर्ण ही कहलाते हैं। पहले हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, फिर उन चिन्हों को हम लिखते हैं। तो ये इस तरह से हम वर्ण पे विचार करते हैं। इसके बाद हम शब्द पे विचार करते हैं। व्याकरण का दूसरा अंग होता है शब्द। तो देखिए, शब्द, शब्द विचार। शब्द विचार में हम देखते हैं कि शब्द आपके कैसे बनते हैं, तो और उनके भेद क्या होते हैं। शब्दों पे इस तरीके से विचार किया जाता है। शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के कितने भेद हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। निर्माण, इन बातों पर हम विचार करते हैं। तो शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? वर्णों के सार्थक समूह से। वर्णों के सार्थक समूह से आपके शब्द की उत्पत्ति होती है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी इसके भेद, निर्माण वगैरह, जो आपको आगे वाले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। इसमें देखते हैं वर्णों को मिला के हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। मान लीजिए आपका वर्ण है क, ल, से, तो क्या बन गया आपके? कलश। क्या शब्द बन गया आपके? कलश। आपने वर्णों का मिलान किया और सार्थक मिलान किया तो आपके क्या बन गया? कलश। यदि आप गलत प्रयोग करते तो आपका वो शब्द नहीं बनता। हम उसको शब्दों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल नहीं मानते। इसी तरह से हम वाक्य पर विचार करते हैं। वाक्य विचार, इसमें हम देखते हैं वाक्य, वाक्य भेद, वाक्य भेद, रूपांतरण, प्रयोग आदि अन्य कई चीज़ों पर हम विचार करते हैं। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को
सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। तो हमने देखा कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों पर हम विचार करते हैं, उसके बाद भाषा का निर्माण होता है। धन्यवाद। आपको इस चैप्टर में जो भी समस्या आती है वो आप डीएवी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।